रेख्ता फाउंडेशन का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज है हमारे साथ राइटर डायरेक्टर अमित मासूरकर। अमित वी मासूरकर 2017 की फिल्म न्यूटन के जरिए विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त फिल्मकार अमित वी मासूरकर। पिछले इलेक्शन में 19 लोग मारे गए थे। यहाँ तो मतदान केंद्र आज कई सालों बाद लगा है। यहाँ की कैजुअलिटी फिगर तो कल शाम को ही पता चलेगी। मैंने देखा। क्या उम्र है आपकी? जी 16 साल। नाबालिग हैं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है न्यूटन, मालूम है तुमको? मेरी ईमानदारी ना, ईमानदारी का घमंड। अपनी ही ड्यूटी करने के लिए तुम चाहते हो लोग तुम्हें थैंक्स बोले। मुंबई में पैदा हुए अमित मासूरकर का मिजाज बचपन से ही कलात्मक था। लिहाजा अमित मासूरकर जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए कर्नाटक के मणिपाल यूनिवर्सिटी गए तो उनका ध्यान पढ़ाई के बजाय सिनेमा में ही लगा रहा। सिनेमा से उनका लगाव इस कदर बढ़ा कि अमित मासूरकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर फिल्म मेकिंग सीखने वापस मुंबई आ गए। मुंबई आकर अमित मासूरकर अलग अलग डायरेक्टर्स और कलाकारों के साथ लेखन और फिल्म मेकिंग की बारीकियां समझते हुए इस दुनिया में रमने लगे। करीब 10 बरस बाद यानी 2013 में अमित वी मासूरकर ने बेहद कम बजट में अपनी पहली फिल्म सुलेमानी कीड़ा बनाई, जिसे फिल्म क्रिटिक्स ने बेहद सराहा। अगले साल हमें एक बड़ी फिल्म लिखनी है किसी बड़े खान के साथ। हमें यहाँ से यहाँ जाना है। क्या हम तुम बीवी हो क्या मेरी? कोई लड़की होता ना देखता नहीं तेरी ओर। I like men who are not that good looking. चख रहा हूँ खुशबुएं ज़ुबां पे, सुन रहा हूँ नब्ज़ों में रवां नज़्में, तिलिस्मी ये समा है। अपनी इस कामयाबी के बाद अमित मासूरकर ने 2017 में अपनी अगली फिल्म न्यूटन बनाई, जिसे देश विदेश में कई अवार्ड्स तो मिले ही, इसे ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट किया गया। अमित मासूरकर एक अच्छे निर्देशक होने के साथ साथ एक अच्छे लेखक भी हैं, जिससे उनकी फिल्में असामान्य विषयों पर होते हुए भी कमर्शियल तौर पर कामयाब रहती हैं। अमित मासूरकर खुद विभिन्न शैलियों और भाषाओं की फिल्मों में दिलचस्पी रखते हैं और उनकी हर फिल्म का विषय एक दूसरे से काफी अलग होता है। हाल ही में आई उनकी फिल्म शेरनी इंसान और जानवरों के आपसी रिश्तों पर रोशनी डालती है। आपके जंगल का टाइगर हमारे लिए बहुत खतरा बन चुका है। इसका कोई हल है आपके पास? सर आप निश्चिंत रहिए, यहाँ का चार्ज अब मैंने ले लिया है, मैं संभाल लूंगा सर। अगर आपके डिपार्टमेंट से नहीं हो रहा है तो हम कुछ कर लेंगे। शेर की आंखों में देखकर मैं पहचान जाता हूँ कि वो आदमखोर है या नहीं। तो फिर एक काम करते हैं, शेर की कुंडली बनवा लेते हैं। कुंडली देख के पता चल जाएगा कि वो कब और कहाँ मिलेगा। एक बार शेर मिल गया तो आप उसकी आंख में आंख डालकर बता दीजिए। बहुत बहुत स्वागत है अमित जी। थैंक यू। हम देखते हैं कि न्यूटन जो आपकी फिल्म अभी आई, उसने तो दुनिया भर में अपनी एक अलग सी हलचल और पहचान बनाई, और अपनी कहिए कि पहली बड़ी फिल्म से ही आपको एक मतलब वो ऑस्कर तक में नॉमिनेट होने पहुंची। उससे पहले आपने सुलेमानी कीड़ा बनाई, वो शायद आपकी पहली फिल्म थी। लेकिन ये जो फिल्मों की तरफ आपका आना हुआ, वो शायद आप इंजीनियरिंग वगैरह कुछ करके आधी बीच में छोड़ के, ऐसा कुछ वो बताइए क्या था मामला? मैं बेसिकली मुंबई से ही हूँ, लेकिन इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए मैं मणिपाल गया था कर्नाटक में। तो वहाँ पे एक फ़िल्मों का एक अलग सा कल्चर था। वहाँ पे बहुत सारे वीडियो पार्लर्स हुआ करती थी उस दिनों में। तो ये इलीगली फिल्में दिखाते थे। तो जो फिल्में बम्बई में चलती थी या कहीं और चलती थी वो नहीं चलती थी, यहाँ पे अलग ही फिल्में चलती थी। तो वहाँ पे मैंने टैक्सी ड्राइवर देखी, स्कॉर्सेसी की। वहाँ पे मैंने काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग ऐसी फिल्में देखी जो मैंने पहले नहीं देखी थी। और जब ऐसी सारी फिल्में देखने लगा तब मुझे लगने लगा कि इसमें कुछ बात है, इस मीडियम में कुछ बात है, और मुझे उस तरफ और रुचि लगने लगी। और इंटरनेट तब नया आया था 99-2000 में।
तो मैंने डिस्कवर किया कि ये सारी जो फिल्में मुझे पसंद थी इनके स्क्रिप्ट सारे ऑनलाइन थे, तो मैं उनको पढ़ने लगा, उन लोगों की इंटरव्यूज़ देखने लगा और मुझे ये इस बात का एहसास होने लगा कि इन फिल्मों के पीछे एक थॉट होता है, इन फिल्मों के पीछे क्राफ्ट होता है और मुझे वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगा अपने इंजीनियरिंग पढ़ाई से। और उसी दौरान मैं वेकेशन में जब मुंबई आया था तो यहाँ पे मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मिफ चल रहा था, तो वहाँ पे मैं जा पहुँचा और वहाँ पे मैंने बहुत सारे फिल्म मेकर्स को देखा और उनके Q&As सुनी और ये सब होने के बाद मुझे ये एहसास होने लगा कि मैं रॉन्ग प्रोफेशन में जा रहा हूँ और तभी मैंने ये फ़ैसला लिया कि मुझे फिल्म मेकर बनना है और मैं काम की तलाश में इंजीनियरिंग छोड़ के यहाँ आ गया। जो मणिपाल का जो कॉलेज था, इंजीनियरिंग कॉलेज जहाँ पढ़ रहे थे, उससे पहले यहाँ मुंबई में जब आप रहते थे और पढ़ाई कर रहे थे तब तक आपकी फिल्मों में उतनी दिलचस्पी नहीं थी? नहीं, दिलचस्पी भी उतनी नहीं थी और एक्सपोजर भी नहीं था क्योंकि मैं पला बड़ा शिवाजी पार्क एरिया में, जहाँ पे मोस्टली मेरे जो फ्रेंड्स थे वो सारे आइदर मेडिकल, इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऐसे जॉब्स में जाते थे। ह्यूमैनिटीज़ की तरफ किसी की ज़्यादा रुचि नहीं थी उस समय, तो एक्सपोजर नहीं था वो, तो स्पोर्ट्स एंड स्टडीज़ तो यही था मोस्टली। पर मैं कार्टूनिस्ट था तो मैं काफ़ी मेरे को मतलब बचपन से ही आर्ट में इंटरेस्ट था, तो मैं आई यूज़ टू डू कार्टून्स एंड पेंट एंड ऑल, तो वहाँ से आई थिंक मुझे पहले से ही कुछ इंटरेस्ट था, तो मैंने बचपन में अपने खुद की कॉमिक्स बनाई थी और ऐसी चीज़ें मैं करता था, तो आर्ट की तरफ मुझे बचपन से ही रुझाव था और पढ़ने से भी, लाइक किताबें मैं काफ़ी पढ़ता था तभी, और ऑल्सो कॉमिक बुक्स लाइक मैड कॉमिक्स, बिग इन्फ्लुएंस, तो मैं काफ़ी ग्राफिक नॉवेल्स वगैरह उसमें इंटरेस्टेड था। तो आई थिंक ये उसी का एक एक्सटेंशन है क्योंकि सिनेमा जो है वो बाकी सारे आर्ट फॉर्म्स को लेकर चलता है। किस तरह का आपका परिवार है जहाँ आपका जन्म हुआ? आपके पिता क्या करते हैं? तो मेरे पिता जो है वो उस समय वो उनका एक छोटा बिजनेस था और मेरी मम्मी जो थी वो भी उनका भी एक खुद का डेस्कटॉप पब्लिशिंग का बिजनेस था और मेरे छोटे भाई हैं जो अभी फार्मास्यूटिकल कंपनी में हैं और हम रहते थे हमारे दादा दादी के साथ, तो एक काइंड ऑफ अ जॉइंट फैमिली थी माहिम में। तो इस तरह आप लोग क्या मराठी हैं? हमारी मतलब मेरी मादरी ज़ुबान कोंकणी है, तो बट बिकॉज महाराष्ट्र में रहते हैं तो मराठी भी मैं अच्छी बोल लेता हूँ। और इस तरह आप लोग 2 भाई हैं? हाँ, घर में 2 भाई हैं और आप ही बड़े हैं? मैं बड़ा भाई हूँ। और आप ही इंजीनियरिंग में जब गए तो आपका चुनाव था जाना या फिर परिवार का या पीयर ग्रुप का कुछ वो प्रेशर था? नहीं, ऐसा कोई सोचता ही नहीं है। जब आप उस माहौल में रहते हो तो ये एक बहुत ही आसान हो जाता है ये चॉइस लेना, क्योंकि मेरे जो ओल्डर कज़न्स वगैरह थे वो सारे इंजीनियरिंग करके अमेरिका चले गए थे या फिर आईटी में थे, तो ये ऐसे कुछ ज़्यादा सोचा ही नहीं उसके बारे में। इट वाज अ नो ब्रेनर कि 12th के बाद इंजीनियरिंग में जाओ और फिर कुछ उसी तरह से कुछ करो, और वो सब अपने अपने फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, तो वो देख के तभी ज़्यादा सोचा नहीं था उसके बारे में। तो हम समझते हैं कि मुंबई में रहते हुए उतना फिल्मों को लेकर अट्रैक्शन नहीं आपका दिखाई देता आपकी इस जर्नी में, जो कि मणिपाल जाने के बाद और उस जो टैक्सी ड्राइवर या जो आप वो इलीगल एक जो सिनेमा एग्जीबिशन का फोरम है वहाँ जाने से, जबकि यहाँ तो सबसे ज़्यादा फिल्में बनती हैं और एक नेचुरल इंक्लिनेशन फिल्मों की तरफ हो जाना चाहिए। लेकिन लगता है कि आपका ये जो कॉमर्शियल और नॉर्मल रट का एंटरटेनिंग सिनेमा है उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। बचपन में उतना एक्सपोजर नहीं था, लेकिन बाद में जब मैं फिल्म मेकिंग में आ गया तब से मैंने अपने आप को एजुकेट करना शुरू किया। तो उसके बाद मैंने हिंदी फिल्में सीरियसली देखना शुरू किया, और नॉट जस्ट हिंदी फिल्में लेकिन ऑल्टरनेटिव सिनेमा या वर्ल्ड सिनेमा, ये सब जो एक
ऑर्गेनाइज्ड वे में देखना है वो बाद में शुरू हो गया. सो मे बी इन माई 20s, तो तब से शुरू हो गया. तो देखिएगा कि इस तरह का एक करियर जिसमें कोई प्रॉस्पेक्ट सब लोग देखते हैं, वहाँ से आप अचानक छोड़कर एक तरह से आपने करियर को रिस्क में डाला, और ज़रूर आपने कोई अपने अंदर भरोसा देखा होगा, ख़ासतौर पर मिफ वाले इस एक्सपीरियंस के बाद, कि अब आपको उसे छोड़ देना चाहिए वहाँ से इंजीनियरिंग कॉलेज और यहाँ शुरू कर देना चाहिए. तो रिस्क था. आई थिंक वो एक जब आप यंग होते हो तब आप उतना ज़्यादा सोचते नहीं हो. जिस तरीके से मैं इंजीनियरिंग में आया था तभी मैं ज़्यादा सोच के नहीं आया था. तो मुझे लगता है कि जब मैंने इंजीनियरिंग छोड़ा तभी भी मैं इतना ज़्यादा सोच नहीं रहा था, क्योंकि मुझे बोर्डम हो रहा था उस कॉलेज में. तो मुझे लग रहा था कि उससे ज़्यादा अच्छा होगा जो भी करूँगा. तो वही दिमाग में रख के मैंने ये कदम उठाया. और उस समय ऑफ कोर्स लोगों को लगा कि मैंने कुछ गलत फ़ैसला किया होगा, और 1-2-3 साल के बाद मुझे भी लगा कि मैंने गलत फ़ैसला किया है. और वो एक डर हमेशा था कि मैंने कुछ गड़बड़ की है. मगर मैं इस जर्नी को बहुत एंजॉय कर रहा था, तो इवन मैं ऑलमोस्ट 8-10 साल मैंने फ़िल्म नहीं बनाई थी, मैं सीख रहा था. तो मैं उस एजुकेशन को बहुत एंजॉय कर रहा था, क्योंकि मेरा एजुकेशन बेसिकली यही दूसरों को एकलव्य की तरह था. क्योंकि मैं दूसरों की फिल्में देखता था, उसके बारे में सोचता था, उसको अपने मन में ही उसको एनालाइज करता था, किताबें पढ़ता था, फेस्टिवल्स पे जाता था, आर्ट एग्जीबिशंस पे जाता था, म्यूज़िक कहीं हो रहा है कॉन्सर्ट, वहाँ जाता था. आई वाज लाइक अ रोलिंग स्टोन. तो मैं हर जगह पहुँच जाता था और मेरे बहुत सारे दोस्त बने थे. तो इन अ वे आई थिंक जेब में पैसे नहीं थे, लेकिन ट्रेन या बस पकड़ के हर जगह पहुंच जाते थे. कभी कभी काम नहीं होता था, तभी ट्रेन लेके मैं जाता था टाउन. वहाँ पे एलियंस रॉस से जाके कोई फिल्म देखी, उसके बाद NCPA में गया, वहाँ पे कुछ एग्जीबिशन देखा, फिर कहीं और गया. तो ऐसे ही एक पूरा दिन कट जाता था, और फिर मैं शाम को घर आता था. तो और उसी दौरान 1-2 फ़ोन भी किए काम के लिए. तो इन अ वे इट वाज क्वाइट एंजॉयबल जर्नी. तो 1-2 फ़ोन जो आपने काम के लिए किए, वो क्या किसी फिल्म डायरेक्टर के साथ असिस्ट करने का मौका ढूंढने के लिए, या किस तरह आप वो काम तलाश रहे थे? मैं लिख रहा था, तो मैंने शुरू में 1-2 लोगों को असिस्ट किया, मगर फिर मुझे लगा कि अगर मुझे खुद डायरेक्ट करना है तो मुझे लिखना होगा. तो फिर मैंने लिखने का एक करिकुलम बनाया खुद के लिए. तो मैंने काफ़ी सुलेमानी की डाक से पहले मैंने काफ़ी सारी स्क्रिप्ट्स लिखी, और अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ भी लिखी. तो लेकिन वो बनी नहीं. और तभी मुझे काइंड ऑफ एहसास होने लगा कि ये बहुत मुश्किल है. ये सोचना बहुत इजी है कि मैं लिखूंगा, कोई बना लेगा, और उसके बनने के बाद शायद मुझे मौका मिल जाएगा. ये एक बहुत लंबी जर्नी हो जाती है. तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि इससे अच्छा है कि मैं खुद के लिए बनाऊं. तो उस समय मैं सिर्फ लिखता था, लिख के लोगों को जाके नरेशंस देता था, और कोशिश करता था कि इसका कुछ हो जाए. और उस समय मैंने और टीवी के लिए भी लिखना शुरू किया. तो उसमें काफ़ी सालों तक मैंने टेलीविज़न राइटिंग की. तो ये जो शुरुआती लिखने का काम है, उसमें विषय भी तो आपको चुनना है. तो आप क्या जो चीज़ें करेंसी में चल रही हैं, उनके दबाव में इस तरह लिख रहे थे कि वो एक काम मिल जाए, या फिर हम जो चाहेंगे वो सब्जेक्ट उस पर ही लिखेंगे, बेशक कोई बनाना चाहे या ना बनाना चाहे, जाना है, लिखना है, नरेशन देना है? तो एक तरीका हुआ कि भाई जो चल रही चीज़ है उसी से मिलती जुलती कोई चीज़ लिख ली, और दूसरा है कि नहीं, जो मैं बनाना चाहता हूँ वो. शायद वही हो रहा था, इसीलिए मुझे काम नहीं मिल रहा था. तो मैं वही हमेशा से मैं वही लिख रहा हूँ जो मुझे लगता है कि बनना चाहिए, और इसीलिए शायद मुश्किल हुआ. तो क्या था वो जो शुरुआती लिखाइयाँ थीं, उनमें ऐसा क्या था जो बिका नहीं, कह सकते हैं? ऑनेस्टली अगर मैं देखूँ तो मुझे समझ में नहीं आता है कि कोई
किसी विषय को कमर्शियल या किसी विषय को नॉन कमर्शियल कैसे बता सकते हैं, क्योंकि ये तभी आप बता सकते हैं जब वो फिल्म बन जाती है। क्योंकि जब न्यूटन लेके हम लोगों के पास गए थे, पहले 1-2 लोगों से मिले, उनको लगा कि ये बिल्कुल कमर्शियल सिनेमा नहीं है। लेकिन अगर आप रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के तौर से देखेंगे तो न्यूटन का ROI काफ़ी हाई है बाकी फिल्मों से कंपेयर कर। शेरनी का भी वही हुआ। शेरनी भी जब आस्था लिख रही थी तभी 1-2 लोगों ने कहा कि इस पे क्यों बनाओगे, लेकिन जब आप किसी को सुनाते हो कि ये फिल्म है एक फीमेल फॉरेस्ट ऑफिसर के बारे में जो एक ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है, टाइगर कंजर्वेशन के बारे में, तो ऑटोमेटिकली एक इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो बेसिकली मैं ये बिलीव ही नहीं करता हूँ कि कोई सब्जेक्ट कमर्शियल या नॉन कमर्शियल है जब तक वो बन ना जाए। और आई थिंक लोगों का इंटरेस्ट जो है वो स्पेक्ट्रम काफ़ी बड़ा है, तो आप अज्यूम नहीं कर सकते हो कि अगर कोई इंसान एक तरीके की फ़िल्म पसंद करता है तो उसको दूसरी तरीके की फ़िल्म पसंद नहीं आएगी। तो ये मैं तब से बिलीव करता था, इसीलिए मैं अपने जो फीलिंग है उसी हिसाब से लिखता था। तो बताइए तो सही कि आपकी जो पहली लिखी हुई स्क्रिप्ट थी या कहानी थी वो किस बारे में थी, क्योंकि वो पहली बहुत एक तरह का एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है कि अब फिल्म बनाना है, अब आपने पीछे से छोड़ दिया, इसी में आ गए। तो एक पहली कहानी का आइडिया क्या था? पहली कहानी जो थी, वन ऑफ द फर्स्ट वंस, एक फैमिली के बारे में थी, गैंगस्टर फैमिली के बारे में। जो गैंगस्टर है वो भाग के कहीं और चला गया है, दुबई मलेशिया कहीं पे है, और उसका जो परिवार है वो यहाँ पे रहता है, और उसकी एक वाइफ है और 2 बच्चे हैं। तो वो उस परिवार के बारे में थी, और उनका जो उनके पासपोर्ट्स इम्पाउंडेड है, तो वो कहीं जा नहीं रहे, तो वो यहाँ पे है और उनके पिताजी वहाँ पे 20 साल से, तो उनका कनेक्शन ओनली फ़ोन से हो रहा है। तो उस परिवार के बारे में थी, और उसके लिए काफ़ी 1 साल तक हमने लिखा और काफ़ी उस पर मेहनत करी, लेकिन वो बनी नहीं उस समय। और वैसे ही काफ़ी सारे फिल्में मैं लिख रहा था, तो ऐसे 4-5 अच्छी स्क्रिप्ट्स थी जिनके साथ डायरेक्टर्स भी अटैच थे। लेकिन पहली इसी फिल्म की अगर बात करें, जो ये गैंगस्टर वाला जो आइडिया है, इसमें आपको कहना क्या था? आप डील क्या कर रहे थे? क्या सब्जेक्ट था उसमें? मुझे ये कहना था कि एक इंसान है जो शहर को चला सकता है रिमोटली, मगर वो अपने परिवार को कंट्रोल नहीं कर सकता है। जब उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनका अपना मन होता है, उसके वाइफ का भी अपना मन है, तो ये अज्यूम कर रहा है कि ये पूरे शहर को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन ये अपने चाहने वालों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, अपने वाइफ को कंट्रोल कर नहीं पा रहा है, क्योंकि उनके सबके अपने अपने इच्छाएं हैं, अपना अपना सोच है। तो मुझे वही दिखाना था उससे कि पावर के बारे में मैं एक्सप्लोर कर रहा था कि आप अज्यूम कर रहे हो कि कोई बहुत पावरफुल है और उस आदमी के दिमाग में भी ये है कि मेरे में पावर है, मगर इज़ इट रियली पॉसिबल टू कंट्रोल अनदर पर्सन विद पावर, एंड हाउ फार कैन यू गो विद इट? तो मुझे तो ये आइडिया बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ तो मैं चाहूँगा कि ये विषय, इस पर फिल्म बने और मैं इसको देखूँ, क्योंकि शायद मैंने इस तरह की कोई फिल्म अभी तक तो नहीं देखी है। और आपने अगर ऐसे सोचा है जैसा कि आप बता रहे हैं, तो ज़रूर ये आपके कंसर्न का हिस्सा है कि ऐसी फैमिलीज़ में जहाँ फैमिलीज़ के बीच आपस में रिलेशंस बहुत फ्रैगमेंटेड और टूटे फूटे से रहते हैं, लेकिन बाहर जो एक प्रोजेक्टेड इमेज होती है एक आदमी की, या जो पावर की बात आप कर रहे हैं, तो ये तो बड़ा अच्छा विषय है। थैंक यू। तो इस पे आगे भी आप परसू करना चाहेंगे, या आप मान चुके हैं कि ये एक फेल्ड आइडिया है? नहीं, इसको ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ है। कोई भी आइडिया अगर मैं फेल नहीं मानता हूँ, क्योंकि उस पर मैंने काम किया है, उसमें मैंने अपना तजुर्बा, अपने फीलिंग्स सब कुछ उसमें डाले हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसको स्कैवेंज हो जाता है। उस आइडिया को कोई कैरेक्टर किसी और फिल्म में आ जाता है, या फिर वो आइडिया कभी ना कभी बन जाती है। तो ये है मेरे पास और कभी ना कभी ये बन जाएगी। तो इस तरह से ये सब जो छोटी छोटी कोशिशें और जो ये कहिए कि
आवारागर्दी जो चल रही थी, फिर सुलेमानी कीड़ा आपकी पहली फिल्म जो बनकर मतलब आइडिया से लेकर वो एक कॉन्क्रीट फिल्म की शक्ल में आया, वो उसमें कितने साल लगे? सुलेमानी कीड़ा मैंने बनाई, लिखना शुरू किया 2011 में। उसके पहले मैं एक ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो करके था, उसमें मैं स्टाफ राइटर था, तो वो एक स्केच कॉमेडी शो था। तो उस दौरान मुझे ये कॉमेडी की तरफ मेरा डायरेक्शन चेंज हो गया। तो स्केच कॉमेडी के लिए हम देखते थे किड्स इन द हॉल या अपराइट सिटीजन ब्रिगेड, सैटरडे नाइट लाइव, ये सारी शोज़ देखते थे। और उससे वो स्केचेस होते थे 3-3 मिनट के स्केचेस, उसमें विनय, रणवीर, ये सारे, सुरेश मेनन, पूर्वी, ये सारे बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स थे। तो तभी मैंने फर्स्ट टाइम डायरेक्ट करना शुरू किया। तो कभी कभी मैं इसको खुद ही जाके लिखता था और मैं इंसिस्ट करता था कि मुझे चांस दे दो। तो फिर वो कभी कभी मुझे 1 या 2 दिन दे देते थे डायरेक्ट करने के लिए। तो उस समय मैंने फर्स्ट टाइम एक्टर्स को, प्रोफेशनल एक्टर्स को डायरेक्ट किया, लाइक रणवीर को या विनय को। तो उस समय मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लगा कि मैं कर सकता हूँ। तो उसके बाद मैंने जो स्क्रिप्ट लिखी वो बनी नहीं। फिर मैंने सुलेमानी कीड़ा को उसी सारे एक्सपीरियंसेस को देख के, मेरे जो दोस्त थे सबको देख के, मैंने एक बेसिकली मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर खुद को फिल्म बनानी है बहुत लो बजट में, तो एक कंट्रोल होना चाहिए, नॉट जस्ट ओवर द सब्जेक्ट बट ऑल्सो ओवर द फाइनेंसेस। तो अगर बहुत ज़्यादा एम्बिशियस फिल्म लेकर आप जाओगे किसी के पास, तो फिर बहुत सारे लोग उसमें घुस जाएंगे। और इसीलिए मैंने एक लिस्ट बनाई थी उन सारी चीज़ों की जिनका मेरे पास एक्सेस था। तो मयंक मेरा दोस्त था, नवीन कस्तूरिया मेरा दोस्त है, मतलब दोनों हैं अभी भी। और मयंक का घर है, मेरे पेरेंट्स का घर है, किसी और का घर है, किसी का ऑफिस है, किसी का रेस्टोरेंट है। तो ये सारी चीज़ें मैंने देख के उसी में सेट करके एक फ़िल्म लिखी जो उस समय को कैप्चर करे, कि जो वर्सोवा एरिया में जो राइटर्स रहते हैं और जो फिल्म का वहाँ पे जो माहौल है, उसको, उस सच्चाई को कैप्चर करना था। तो इन अ वे इट्स अ टाइम कैप्सूल ऑफ दैट टाइम। तो अगर 50 साल बाद किसी को देखना है कि ये राइटर्स तभी क्या करते थे, तो आप ये फिल्म देखोगे तो थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा 19-20। सो दैट वाज द मोटिवेशन। और इसके लिए मुझे इंस्पिरेशन मिला था, एक रॉबर्ट रॉड्रिगेज करके एक फिल्म मेकर है, तो उन्होंने एक किताब लिखी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि आप एक लिस्ट बनाइए उन चीज़ों की जो आपके पास है और उसी में आप फिल्म बनाइए। तो मैंने वही सोच के 30 सीन वाला फिल्म लिखा था कि 30 सीन्स होंगे, एक दिन में 2 सीन शूट करूँगा। और इट वाज लाइक एन एक्सरसाइज फॉर मी। और वो इतने लो बजट में बनाएंगे कि अगर बुरी भी बनी तो किसी को नहीं दिखाएंगे, फिल्म स्कूल समझ के साइड में रख देंगे। तो उस इरादे से शुरू किया था काम। लेकिन एक बार जब आप उसमें घुस जाते हो और इतने सारे लोगों की उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, तो वो प्रोजेक्ट बड़ा बनते जाता है और फिर आपको लगने लगता है नहीं इसको रिलीज़ होना चाहिए, नहीं इसको फेस्टिवल्स में जाना चाहिए। तो उस तरीके से वो मैं उसमें आ गया। तो शुरू में तो कोई और ही इंटेंशन था, लेकिन बाद में 2012 में शुरू किया शूटिंग और वो फाइनली रिलीज़ हुई 2014 में। तो आई स्पेंड 3 years ऑन जस्ट दैट फिल्म। तो काफ़ी मतलब एक साल ऐसा गया जिसमें कोई उसको देख भी नहीं रहा था फिल्म को। तो वैसे इसमें सुलेमानी कीड़ा का आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया था? कि क्योंकि मैंने देखी नहीं है फिल्म, इसलिए मुझे मालूम भी नहीं कि उसका स्टोरी लाइन क्या है। आप हमको बताइए कि उसका आइडिया कैसे आया। उसका आपने मेकिंग का तो प्रोसेस बड़ा इंटरेस्टिंग ढंग से बताया कि चीज़ें कैसे आपके कंट्रोल में हो, तो आप फिर बना सकते हैं। सुलेमानी कीड़ा एक 2 राइटर्स की कहानी है। एक राइटर है, वो बहुत सोचता है और अपने आप को पोएट और आर्टिस्ट समझता है। दूसरा है वो हसलर है, वो सक्सेस चाहता है, और दोनों राइटिंग पार्टनर्स हैं और दोनों बॉलीवुड में घूम रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं। उसमें काफ़ी सारे कैमियोज भी हैं। भट्ट साहब का कैमियो है, अमृता राव का कैमियो है, अनिल शर्मा का कैमियो है। तो सबको मिलते हैं और इनका कुछ हो नहीं रहा है। फिर फाइनली it's their journey and their realizations through this process. So
in a way it was based on what I was seeing around me. तो और सिंपल सी कहानी है, इट्स नॉट प्लॉट ड्रिवन, कैरेक्टर ड्रिवन कहानी है। तो खैर उसके बाद फिर न्यूटन का आपके पास आइडिया शुरू हुआ, और फिर वो कैसे उसके साथ कोलैबोरेटर्स आते गए? पहले तो आपने सोचा था कि चीज़ें ऐसी की जाएं जो खुद के कंट्रोल में हो, उसकी आपने एक लिस्ट बनाई, लेकिन इसके लिए तो आपने एक प्रोड्यूसर भी ढूंढा, या फिर इसमें अब ये थोड़ा अगला स्टेप था अगर कहा जाए? तो न्यूटन का आइडिया तब आया जब इसकी एडिटिंग हो रही थी, सुलेमानी की एडिटिंग हो रही थी। उस समय मैं सोच रहा था कि क्या किया जाए, और उसी समय मैं एक टेक्निक ट्राई कर रहा था जहाँ पे मैं जिस फ्री वर्ड एसोसिएशन कर रहा था। तो मैं जिस वर्ड्स लिख रहा था जो भी दिमाग में आ रहा था, और तभी एक वर्ड था कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन देखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे तो पता ही नहीं है अपने कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने जस्ट प्रीएम्बल पढ़ना शुरू किया, और मुझे लगा कि इसमें इतना दम है, तो इसको कोई मतलब बहुत बड़ा गैप है जो लिखा है रिटन वर्ड और जो रियलिटी है उसमें। तो इसके बीच में ये जो गैप है उसको एक्सप्लोर करना था। और इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसको हम डेमोक्रेसी मानते हैं, तो इसको लेके मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जिसको एक्सप्लोर किया जाए, और ऐसे एरिया में जहाँ पे डेमोक्रेसी है ही नहीं, तो उसको वन बाय वन वो एक्चुअली मैंने वो जो फर्स्ट ड्राफ्ट है वो अराउंड 21 दिन में लिखी। तो इट वाज लाइक अ फीवर। तो मैं उठता था और लिखता था, पूरा दिन लिखता था, पढ़ता था, और रात तक लिखता था, फिर सुबह उठ के, सो इट वाज लाइक अ फीवर। फॉर 21 दिन तक मैं लिखता रहा और एक स्क्रिप्ट बन गई। और आई थिंक उस समय काफ़ी लोगों से उसके बाद मैंने मिलना शुरू किया। तो ये जो किताबें मैं पढ़ रहा था उनके ऑथर से मिलना शुरू किया। तो पहले राहुल पंडिता से मिला, फिर नंदिनी सुंदर से मिला, इलिना सेन उनसे मिला, फिर एक बार ये सारी ये पता चलने लगा कि ये बन रही है अच्छी सी, तब आई थिंक 1-2 साल चले गए उसमें। और फिर एक बार सुलेमानी कीड़ा रिलीज़ हुई, उसके बाद शायद मनीष मुंद्रा सेकंड प्रोड्यूसर थे जिन्होंने ये देखा और हाँ बोला। तो इट वाज क्वाइट क्विक। तो उनको दिखाया, उन्होंने कहानी सुनी, उनको पसंद आई। उसके बाद एक बार वो फिल्म ग्रीन लाइट हो गई, तब मयंक तिवारी बोर्ड पे आ गए एज अ राइटर। फिर हमने शुरू किया छत्तीसगढ़ जाना और लोगों से मिलना। तो वहाँ पे हमारे कंसल्टेंट्स थे, मंगल कुंजाम करके एक जर्नलिस्ट है, लोकल जर्नलिस्ट, तो वो गोंदी हैं, तो वो हमारे कंसल्टेंट बने। तो जब वो आए तो काफ़ी सारे उसमें तब्दीलियाँ आई स्क्रिप्ट में। फिर CRPF वालों से मिले, फिर बेला भाटिया जी से मिले, बहुत सारे लोग मिले। और वहाँ की जो प्रशासन और पुलिस है उनका तो बहुत समर्थन था। कोई मतलब दे वर वेरी हैप्पी कि आप छत्तीसगढ़ में आके फिल्म बना रहे हो, और हमारे तरफ से पूरा सपोर्ट है। तो वो हमें काफ़ी उधर सपोर्ट मिला, क्योंकि हमने शूट किया दल्ली राजरा में, जंगल्स में। तो ये प्रोसेस काफ़ी मतलब एजुकेट किया हम सबको। लाइक आई थिंक इस पूरे प्रोसेस में जो भी इसमें काम कर रहे थे उनके पर्सनल थिंकिंग में भी बहुत फ़र्क आ गया। और मेरे लिए ये बहुत दिलचस्प है कि सुलेमानी कीड़ा जैसी फिल्म जिसका कोई रिश्ता भारत के संविधान, उसकी राजनीति, उसके समाज और उसकी जटिलताओं से नहीं है, वो एक अलग ही दुनिया है। और लेकिन इसके और इसके बीच में कोई बड़ी जद्दोजहद आपकी नहीं दिखाई देती कि फिर आप दंतेवाड़ा में काम करते थे 6 साल तक, और वहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली और आप बड़े सोशली पॉलिटिकली अवेयर और एक्टिव। तो मुझे ज़रा इसके बीच में बताइए कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड ढूंढने और प्रियम्बल पढ़ने से लेकर कहानी आपकी ये इन किताबों को, नंदिनी सुंदर का नाम लिया आपने, राहुल पंडिता का नाम लिया, इस तरह से आप एक पूरे भारतीय समाज में लोकतंत्र की सच्चाई की उधेड़बुन में कैसे घुसे?
I think as a human being who's in a city like Mumbai, जहाँ पे आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो, आपकी एक नेचुरल अवेयरनेस होती है और आपको एक्सेस होता है सभी चीज़ों से, तो आप चूज़ करते हो कि आपको उस एक्सेस को कितना, उसमें कितना आपको डेप्थ में जाना है। तो आई थिंक शुरू से ही मुझे बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है और बहुत सारी चीज़ों के बारे में एक डीप फीलिंग है। तो अगर मैंने सुलेमानी कीड़ा बनाया, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे दूसरे किसी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं हो, और चूँकि मैंने न्यूटन और शेरनी बनाई, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी नेक्स्ट फिल्म भी उसी तरह की होगी। तो आई थिंक एज अ आर्टिस्ट आई रिजर्व द राइट टू चूज़ कि मुझे किस सब्जेक्ट के बारे में कहानी बतानी है, और यही एक ख़ास बात है फिल्म मेकर बनने की कि आप जब उस सब्जेक्ट को चुनते हो तो आप उसमें कंप्लीटली आप उसमें इमर्स हो जाते हो, और उसमें आपको उसके बारे में पढ़ते हो, उसके बारे में देखते हो, लोगों से मिलते हो, ग्राउंड पे जाके सीखते हो। तो मेरे में एक स्टूडेंट है क्योंकि मैं शायद इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था, मगर मेरे में वो हमेशा एक सीखने की एक इच्छा थी, और मुझे ये एहसास है कि मुझे उस सब्जेक्ट के बारे में कंप्लीटली कभी भी पता नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बहुत सारे ओपिनियंस होते हैं। तो एक ह्यूमिलिटी के साथ अगर आप जाके सबका सुनते हो और फिर अपना रैशनल दिमाग लगा के आप उस पर एक कहानी बताते हो, और वो कैरेक्टर्स ढूंढते हो जो आपके कहानी में होंगे, और उन कैरेक्टर्स की सच्चाइयाँ, उन कैरेक्टर्स के डिज़ायर्स, फियर्स और उनके लाइफ को आप समझने की कोशिश करते हो। तो ये ही मुझे अच्छा लगता है, यही इसी में मुझे दिलचस्पी है कि आप उस दुनिया को समझ लें और आप उस दुनिया को कम्युनिकेट करें दूसरे लोगों को, जो सिनेमा का असली काम है, कि showing a world and showing some sort of reality and some sort of truth. तो I think उसी हेतु से मैं उसमें गया था जब न्यूटन का। अच्छा, तो इस फिल्म को, न्यूटन को बनाते हुए, जैसा कि आपने कहा कि जब आप डेस्क पर बैठकर स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं तो वो एक चीज़, उसके बाद फिर आप जब सचमुच ग्राउंड रियलिटी से कन्फ्रंट करते हैं या और एक्सप्लोर करते हैं, फिर आपको वहाँ जिस तरह के लोकल रिसोर्सेज और लोकल जर्नलिस्ट वगैरह, उसमें जिस तरह से उन्होंने कंटेंट में एक अपना वैल्यू एडिशन किया, उससे ये दो चीज़ें बताइए। एक तो ये आपके अपने परसेप्शन में क्या बहुत रेडिकल बदलाव हुआ कि जो चीज़ आप मुंबई में बैठकर या डेस्क पर बैठकर नहीं जान पा रहे थे, 10 किताबें पढ़कर नहीं जान पा रहे थे, ज़मीन पर उतरने के बाद बिल्कुल एक नई बात समझ में आई। और दूसरी बात ये कि फिर वो सारी बातें एक फिल्म में नहीं समा पाई। लगता है कि इसका एक कोई सीक्वल हो, एक पार्ट 1, न्यूटन 2, न्यूटन 3, तब जाकर सच्चाई की और परतें सामने आ पाएंगी। मुझे लगता है कि उसका काम सिर्फ सिनेमा का नहीं है, ये इंडिविजुअल का भी काम है कि अगर कोई इंसान है, उसे देख के उसके बारे में, उसके मन में एक स्पार्क आ जाता है, तो वो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में और जानने की। तो ऑफ कोर्स किसी भी फिल्म में आप सब कुछ नहीं बता सकते हो, तो मुझे लगता है कि ये इंडिविजुअल का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें। और आपकी लर्निंग्स क्या रही इसमें? जिस कॉन्स्टिट्यूशन और प्रियम्बल से शुरू हुई थी ये बात और एक फिल्म तक पहुंची और उसका अपना एक सोशल इम्पैक्ट हुआ, आपकी अपनी लर्निंग्स क्या रही इस डेमोक्रेसी, जिसको आप कह रहे हैं कि प्रियम्बल में तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, सच्चाई में तो कुछ और ही है? मुझे लगता है कि एक एम्पैथी की ज़रूरत है। लोगों को दूसरों के बारे में एक सच्ची में दिल में एक एम्पैथी होनी चाहिए। तो उस एम्पैथी के बारे में मुझे ये एहसास हुआ कि उसका होना बहुत ज़रूरी है। वो कहने के लिए बहुत इजी है, मगर वो तभी होता है जब आप उनसे मिलते हो या उनके साथ यहाँ बैठ के नहीं हो सकता है। अगर आप लोगों से मिलोगे, उनसे सुनेंगे उनकी बातें, तो
तो आपकी एम्पैथी बढ़ेगी उनकी तरफ देखिएगा किसी भी सब्जेक्ट पे। बिल्कुल। और देखिएगा कि जिस तरह का सिनेमा आप अप्रोच कर रहे हैं उसमें एक पहले से वो एक धारा हम लोगों के यहाँ मौजूद है। अगर आप कमर्शियल और एंटरटेनमेंट सेक्टर को छोड़ दें तो बहुत सारे ऐसे काम पहले होते आए हैं जिसकी ही कंटिन्यूटी में आपको देखा जाना चाहिए कि जो हमारी समय और हमारे समाज की जो सच्चाइयाँ हैं उनके इम्पल्सेस कहीं महसूस किए जा सकें। तब आपकी इस फिल्म के बारे में जो आपके पहले से काम कर रहे फिल्म डायरेक्टर्स हैं उन्होंने क्या कहा या आप तक कुछ कॉम्प्लीमेंट या कुछ फीडबैक कुछ पहुंचा किसी फिल्म मेकर का? काफ़ी सारे लोगों ने अच्छी बातें कही हैं, बहुत सारे लोगों ने कही है। तो मतलब मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा लोगों के, लेकिन अच्छा फीडबैक आया है लोगों से, काफ़ी सारी एनकरेजमेंट मिली है। और नॉट जस्ट फ्रॉम ऑल्टरनेटिव सिनेमा डायरेक्टर्स बट ऑल्सो फ्रॉम कमर्शियल एक्टर्स एंड कमर्शियल डायरेक्टर्स। तो क्योंकि मैं मानता हूँ कि अगर मैं फिल्म बना रहा हूँ तो वो एक वाइडर ऑडियंस के लिए है, जो ऑडियंस जो ऑलरेडी उसके बारे में जानती है वो तो है ही, मगर उसके साथ साथ बाकी लोगों को भी रीच आउट करना है। तो उसी मकसद से मैं बना रहा हूँ। तो रेगुलर जो सिनेमा गोइंग ऑडियंस है उनको जब पसंद आती है तो मुझे वो भी मेरे लिए एक अच्छी बात होती है। देखिएगा, ये भी कही जाती है बात कि अक्सर कि बिल्कुल सिनेमा बदल रहा है, अब वो पुरानी जैसी बात नहीं रही, नई कहानियाँ आ रही हैं, नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं और बिल्कुल उन्हीं के साथ साथ नए एक्टर्स भी, और एक पूरा नया इकोसिस्टम बन रहा है। तो इस तरह से जब ये बात कही जाती है तो आप अपने आप को भी उसमें आइडेंटिफाई करते होंगे कि इशारा आपकी तरफ भी है कि इस तरह की कहानियाँ और इस तरह के डायरेक्टर्स, तो एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है अगर देखें। ये सब एक बॉक्स में डालने की बात होगी, तो मुझे उस बॉक्स में जाना ही नहीं है, तो मुझे वही करना है जो मेरी इच्छा है। तो अगर कोई थर्ड पर्सन कह रहा है कि मैं इस बॉक्स में फ़िट होता हूँ या उस बॉक्स में फ़िट होता हूँ, तो वो उनकी राय है, तो मैं उसको सीरियसली नहीं लेना चाहता हूँ। तो क्योंकि अगर मैं वैसे लेने लगा तो मैं उसी तरीके से वही उसी धारा में मैं फ़िट हो जाऊँगा। तो इस तरह फिर शेरनी और शेरनी के बाद अब आप किस फिल्म पर काम कर रहे हैं? मैं अभी 3-4 अलग अलग आइडियाज़ पे काम हो रहा है। तो जो शेरनी की राइटर हैं आस्था टिक्कू, उनके साथ एक सीरीज़ उन्होंने एक डेवलप की थी, तो वो अभी चल रही है। फिर और 2 आइडियाज़ हैं उन पे अभी जस्ट प्रिलिमिनरी काम चल रहा है। तो अभी तक ये जो 3 फिल्में आपकी हैं और उसमें जिस तरह का प्रोड्यूसर्स का रवैया कहिए या उनका उत्साह कहिए, ये सब कुछ देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि आने वाले प्रोजेक्ट्स में आपको फिर वही स्ट्रगल रहेगा कि अब आसानी से मिल जाएंगे आपको प्रोड्यूसर्स? और मुझे ज़्यादा स्ट्रगल करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि जब सुलेमानी कीड़ा बनी उसके बाद न्यूटन बड़ी आसानी से बन गई, शेरनी भी बड़ी आसानी से बन गई। तो स्ट्रगल मेरे लिए हमेशा आइडियाज़ का है कि किस आइडिया को बनाऊं फिल्म में। और जो सुलेमानी कीड़ा के पहले जो 8-10 साल थे वो ज़्यादा, मतलब अगर आप स्ट्रगल बोले तो उसको मैं ज़्यादा स्ट्रगल समझूंगा। तो एक बार वो पहली फिल्म बन गई, उसके बाद जर्नी अभी सिर्फ आइडिया को लेकर है कि किस पे बनाऊं। तो अभी नया क्या चल रहा है? तो ये भी मतलब स्टिल नॉट टू बी डिस्क्लोज, तो अभी उस पर काम चल रहा है। तो वो जब समय आ जाएगा तब मैं उसको अनाउंस करूँगा। एक फिल्म डायरेक्टर की शक्ल में जब आप अपने उन एक्सपीरियंसेस को याद करते हैं जिसमें आप कुछ पेंटिंग एग्जीबिशन, कुछ म्यूज़िक, कुछ सिनेमा जो देख रहे थे,
वो किस किस तरह से आपको लगता है कि वो एक ज़रूरी कच्चा माल है जो आपको एनरिच करता रहता है, और जो डीवीडी देखकर फिल्में बनाते या आइडिया निकालते हैं उनसे वो एक बिल्कुल अलग और ऑर्गेनिक डायरेक्टर होता है? हर किसी का एक अप्रोच होता है, तो ये मेरा अप्रोच है, और ऐसे बहुत सारे और डायरेक्टर्स का भी यही अप्रोच है, और कुछ लोगों का कोई अलग अप्रोच होगा, तो मैं उस पर कुछ ज़्यादा कह नहीं सकता हूँ। और जो दुनिया भर में बनने वाली जो फिल्में हैं, मैं सिर्फ हॉलीवुड के अलावा मैं कह रहा हूँ, जो वर्ल्ड सिनेमा है उसमें आपको किस तरह के डायरेक्टर्स का काम, चाहे आप मिफ की बात करें या फिर आप तो वैसे भी इसी पेशे में अब आप आ गए हैं, तो दुनिया भर के सिनेमा को, नए पुराने क्लासिक और कॉन्टेम्प्रेरी देखते होंगे, किस तरह का काम आपकी रुचि का काम है? मेरा जो स्पेक्ट्रम है वो वाइड है, मैं बहुत सारी फिल्में देखता हूँ, तो इंडियन फिल्में भी देखता हूँ, फॉरेन फिल्में भी देखता हूँ। तो अभी फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रांसवा ट्रूफो है, उसके जो उन्होंने बच्चों के साथ जो फिल्में बनाई हैं, लाइक 400 ब्लोज हो या लार्जन द पोश, स्मॉल चेंज, ये मुझे बहुत पसंद है, या फिर गोदार्ड पसंद है, आग्नेस वार्दा पसंद है, या अभी अमेरिकन जो इंडी सिनेमा है, इंडिपेंडेंट सिनेमा, वो मुझे बहुत पसंद है। एशियन भी, ईस्ट एशियन सिनेमा या फिर ईरानियन है, तो मैं काफ़ी, मतलब स्पेक्ट्रम वाइड है, तो मैं सब कुछ झेल सकता हूँ, सब कुछ देख भी सकता हूँ, पसंद भी कर सकता हूँ। तो बतौर फिल्म डायरेक्टर, फिल्म मेकर, आप अपने लिए अपने दिन को कैसे प्लान करते हैं? जब तो आपके पास लिखने के लिए काम है तो आप फिर लिखेंगे, आपको मालूम है कि अभी ये चल रहा है और ये जब तक फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक, लेकिन बाकी अपने अमित को एनरिच करने के लिए आप क्या इन दिनों करते हैं? इन दिनों एक नई हॉबी है, वो मैं क्ले के साथ टेराकोटा मैं फिगरीन्स बनाता हूँ, कभी कभी पेंट करता हूँ, अदरवाइज़ फिल्में देखता हूँ और किताबें पढ़ता हूँ, और स्क्रिप्ट्स आती हैं वो पढ़ता हूँ जो दूसरे लोग भेजते हैं, और जो ऑलरेडी जिस पे काम हो रहा है उस पे काम करता हूँ। तो दिन मतलब बिज़ी रहता ही है, ऐसा नहीं कि। बतौर आपने कहा कि कार्टूनिस्ट या इलस्ट्रेटर, अभी आपका कैसा हाथ अभी उसमें चल रहा है या फिर छोड़ दिया? आई थिंक मैं तब कार्टूनिंग करता था जब मैं क्लास में बैठता था, तो मैं लास्ट, बिकॉज मैं टॉल हूँ, मुझे पीछे बैठाया जाता था, तो मैं पीछे बैठता था, तो मैं रफ बुक में पीछे टीचर को ड्रॉ करता था, स्टूडेंट्स को ड्रॉ करता। तभी मैं, अगर 6 घंटे के क्लासेस हैं तो मैं ऑलमोस्ट 8-10 पेजेस ड्रॉ करता था बैठ के। तो अभी तो अभी वो नहीं हो रहा है, तो अभी उतना मतलब उस पर कंट्रोल नहीं है, बट इट स्टिल हेल्प्स जब आप शूट कर रहे हो और आपको कुछ स्टोरी बोर्डिंग करना है, कुछ दिखाना है, तो इट बिकम्स अ लिटिल ईजियर विजुअलाइजेशन। तो हम लोग बिल्कुल बातें अब पूरी कर चुके हैं। कोई ऐसी बात जो अभी आप कहना चाहते हैं, अभी आप कह सकते हैं ताकि हम लोग वाइंड अप करें। कोई ऐसा सवाल जो मैंने ना पूछा हो? मैं शेरनी के बारे में ये बात करना चाहता हूँ कि ये अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पे है अभी, और ये ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट पे बेस्ड है, और विद्या बालन एक फॉरेस्ट ऑफिसर प्ले कर रही हैं जो एक ऐसे इलाके में है जहाँ पे एक मैन ईटिंग, उसको नाम दिया गया मैन ईटर, तो एक टाइग्रेस है, वो वहाँ पे आई है, एंड इट्स बेस्ड ऑन दैट एरिया विच इज़ बॉर्डरिंग जंगल्स। तो इस पे एक ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट पे फिल्म है, कॉन्जर्वेशन के बारे में, टाइगर कॉन्जर्वेशन। तो इसको मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर देखें और मुझे बताइए आप कैसे लगता है उसके बारे में। बिल्कुल, हम समझते हैं कि हमारे देखने वाले भी शेरनी देख चुके होंगे, और जो नहीं देख पाए हैं वो मेरे साथ देखें। तो हम समझते हैं कि हम लोग बातें पूरी कर चुके हैं। अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे लिए आए और हम लोगों ने ये थोड़ी सी बातें की, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। गुफ्तगू में आज थे हमारे साथ
अमित मसूरकर, जो कि एक राइटर और डायरेक्टर हैं। कुछ कहना चाहते हो तो आप हमें लिख सकते हैं guftgoo@rekhta.org पर।